बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 200 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये होटल मैंने तो नहीं देखा लेकिन तलाश कर लूँगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया, मैं ठीक 9 बजे उस होटल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा और चंद और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद रिसीवर रख दिया और मायावती की तरफ मुतवज्जो हो गया। इंस्पेक्टर आदम 9 बजे कॉटेज अरोरा होटल में मेरा इंतज़ार करेगा। ये होटल उसी इलाके में है, क्या तुम्हें मालूम है? यहाँ से काफ़ी फासले पर है, लेकिन कोई भी रिक्शा या टैक्सी वाला हमें वहाँ पहुँचा देगा, मायावती ने कहा। हमें नहीं, सिर्फ मुझे, मैंने कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अगर वहाँ या रास्ते में कोई गड़बड़ हुई तो ठीक है। मायावती गहरा सांस लेते हुए मेरी बात काटते हुए बोली। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए उसने मेरे साथ जाने पर जिद नहीं की। मैं पौने 9 बजे घर से निकल गया। मेरा शेव बढ़ा हुआ था और नाक अभी तक किसी हद तक फूली हुई थी। 2-3 गलियां घूमकर मेन रोड पर आते ही मुझे साइकिल रिक्शा मिल गया। मैंने रास्तों को पूरी तरह से नशीन कर लिया था ताकि वापसी में कोई दुश्वारी पेश न आए। 20 मिनट बाद मैं कॉटेज होटल के सामने पहुंच गया। मैं अगरचे 5 मिनट लेट हो चुका था, लेकिन होटल के आसपास टहलते हुए मैंने 5 मिनट और ज़ाया कर दिए। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। मैं दरअसल ये देख लेना चाहता था कि आसपास कोई मशकूक आदमी तो मौजूद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। होटल के आसपास का इलाका खासा बारौनक था। ये रिहायशी होटल भी बहुत बड़ा था। गेट के अंदर पार्क एरिया में कई गाड़ियां खड़ी थी। मैं बरामदे में पहुंचकर रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया। रेस्टोरेंट में खासा रश था, लेकिन इंस्पेक्टर आजम को तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसके साथ बरिंद्रा भी था। वो दोनों मुझे देखते ही अपनी मेज से उठकर मेरी तरफ आ गए। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाए और हम रेस्टोरेंट से निकलकर एक मुलेका कमरे में आ गए। इस वसी कमरे में एक दूसरे से फासले पर 4 मेजें लगी हुई थी। 3 मेजों पर तो कुछ लोग बैठे हुए नाव नोश में मसरूफ थे, चौथी मेज खाली थी। हम जैसे अंदर दाखिल हुए, एक वेटरेस ने इस मेज तक हमारी रहनुमाई की। उसका मतलब था कि वो मेज खाली रखी गई थी। बरिंद्रा ने वेटरेस को कॉफी के लिए कह दी और हम मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। सिंघा ने बताया था कि तुम उस नर्स के साथ कहीं गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। वो नर्स भी गायब है, बरिंद्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने उंगली से नाक सहलाते हुए कहा और फिर उस रात पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, आपका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि तरियाड़ के लोग यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम सिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो तरियाड़ का रुकन है और एक मौके पर पहले भी मेरी उससे झड़प हो चुकी है। मैं जानता हूँ मिस्टर वैदान, आजम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने गोल्डन ट्रायंगल में घुसकर जनरल खोराट को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा पीछा करेगा। ये लोग आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर आजम खान के मुंह से अपना और गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। हैरान होने की जरूरत नहीं, आजम खान के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर चुका हूँ, वो बात जारी रखते हुए कह रहा था। मुझे तुम पर उसी वक्त शुबा हो गया था जब तुम बिमला के साथ एक वीरान जगह पर बस में बैठे थे। मेरा ख्याल था कि तुम उस लड़की को भगा कर लाए हो, लेकिन जब तुमने होटल में मेरी जान बचाई थी तो मुझे अपना नजरिया बदलना पड़ा। अगर तुम लड़की को भगा कर लाए होते तो इस किस्म के वाकयात से दूर ही रहते, और फिर तुमने देशमुख के बारे में बताया तो मैं समझ गया कि तुम वो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। काठमांडू पहुंची तुम लोगों के साथ जो वाकया पेश आया उससे मैं परेशान हो गया। बहरहाल हॉस्पिटल में मैं बिमला से तुम्हारे बारे में खरीद कर पूछता रहा। उससे मुझे जयपुर के हवाले से बहुत सी बातें मालूम हुई। मैंने जयपुर में ठाकुर बहादुर सिंह को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मालूम किया और फिर बैंकॉक पुलिस से भी फ़ोन पर रब्ता किया। वहाँ से तुम्हारे बारे में जो कुछ मालूम हुआ वो हैरान कुन है। वो चंद लम्हों को खामोश हुए, फिर मेरे हवाले से बैंकॉक से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में बताता रहा। उस रोज़ अखबार में तुम्हारा नाम पढ़ा तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो कह रहा था, मैंने फौरन ही मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता किया तो पता चला कि किसी गुमनाम आदमी ने फ़ोन करके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे समझने में देर ना लगी कि तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है ताकि एक तरफ पुलिस तुम्हारा पीछा करती रहे और दूसरी तरफ वो लोग तुम्हारी ताक में रहे। बिल्कुल यही बात है, मैंने कहा। उसने मेरे बारे में जिस तरह तहकीकात की थी उस पर मुझे खासी हैरत हुई थी। उस रात शाम सिंह को रेस्टोरेंट में देखकर मैं चौंक गया था। उसके साथ रत्ना नाम की लड़की या मायावती की दोस्त है। मेरा ख्याल था कि मैं बाद में रत्ना से शाम सिंह के बारे में मालूम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके 2 घंटों बाद ही उन्होंने हमें घेरने की कोशिश की। शाम सिंह ने खंजर से हमला तो मुझ पर किया, लेकिन उसका अपना ही साथी जद में आ गया। अगले रोज अखबार से पता चला कि मकतूल रवि का आदमी था। इस तरह ये बात भी साबित हो गई कि शाम सिंह के साथियों को यहाँ नागबल और रवि जैसे लोगों की हिमायत हासिल है। मुकामी लोगों की हिमायत और ताउन के बगैर बाहर का कोई आदमी अपने घिनौने मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर आजम खान ने कहा, कुछ आदमी हमारी नजरों में भी आए और बरिंद्रा के आदमियों के बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं। हम उन्हें यहाँ कदम जमाने नहीं देंगे, हमें सिर्फ मौके का इंतजार है।
देशमुख के बारे में कोई इतला मिली? मैंने पूछा। मैं उस तरह से गाफिल नहीं हूँ, 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा, आजम खान ने जवाब दिया। लेकिन मायावती कहाँ है? वो भी उसी रोज से गायब है। वो महफूज है, मैंने जवाब दिया और फिर मायावती के बारे में बताने लगा। इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खान हमारे ठिकाने के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताने से इनकार कर दिया। बेहतर है कि हम एक दूसरे से अलग ही रहें, मैंने कहा। मैं अपने तौर पर भी कुछ करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ रहा तो ना सिर्फ पाबंद हो जाऊंगा बल्कि उनकी नजरों में भी आ जाऊंगा, इसलिए समझ गया। बरिंद्रा ने मेरी बात काट दी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे हाथों कोई ऐसा संगीन जुर्म ना होने पाए कि हम तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम ना कर सके। आप मुतमईन रहिए मिस्टर बरिंद्रा, मैंने कहा। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कानून को मुझसे कोई शिकायत हो। और मेरा ये कार्ड रख लो। बरिंद्रा ने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें फोन पर रब्ता करने में आसानी रहेगी। अगर मैं इनमें से किसी नंबर पर ना मिलूं तो पैगाम छोड़ देना। शुक्रिया। मैंने कार्ड लेकर जेब में रख लिया। बातों के दौरान हम काफी चुस्कियां भी लेते रहे और फिर जब मैं होटल से बाहर निकला तो 10:30 बज रहे थे। वो दोनों वहीं बैठकर रह गए। होटल से बाहर आने के बाद मैं तकरीबन आधा घंटा उस इलाके में टहलता रहा और फिर एक साइकिल रिक्शा पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। रिक्शा मैंने दूरी छोड़ दी और गलियों में पैदल चलते हुए मकान तक पहुंच गया। गेट को मैंने बाहर से कुंडा लगा लिया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बरामदे की तरफ बढ़ गया। पूरे घर की बत्तियां जल रही थी। मायावती ने शायद अकेली होने की वजह से सारी बत्तियां जला रखी थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो 1 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ दरवाजा धड़ से बंद हो गया। कोई नोकदार चीज मेरी गर्दन को छूने लगी और उसके साथ ही एक हुर्राहट मेरी समाज से टकराई। हाथ ऊपर उठा लो और कोई हरकत मत करना। मैं पीछे घूमना चाहता था लेकिन उसी लम्हे रायदारी में दाईं तरफ से मायावती सामने आ गई। वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक आदमी था जिसने बाएं बाजू से मायावती को लपेट में ले रखा था और दाएं हाथ में पकड़े हुए खंजर की नोक मायावती के गाल को छू रही थी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। आगे बढ़ो। मेरे पीछे खड़ा हुआ शख्स एक बार फिर बेड़िए की तरह गुर्राया। उसके साथ ही मेरी गर्दन पर नोक का दबाव बढ़ गया। उसकी चुभन से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो खंजर या चाकू था। एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो इस लड़की का गला काट दिया जाएगा। मैं कदम उठाते हुए कमरे के बस में आ गया। मेरे हाथ बदस्तूर सर से ऊपर थे। पीछे खड़े हुए शख्स ने मेरे लिबास को थपथपाकर मेरी तलाशी ली। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मेरा खंजर भी उस रात बरिंद्रा के बंगले पर ही रह गया था जब देशमुख और उसके साथियों ने हमला किया था। तुम लोग कौन और क्या चाहते हो? इस तरह किसी के घर में घुसने का क्या मतलब है? मेरे सामने वाले शख्स के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जिसने मायावती को दबोच रखा था। मायावती के चेहरे पर खौफ और कर्म के मिले जुले तासरात थे। मेरी गर्दन पर से चाकू की नोक हट गई और वो शख्स भी मेरे सामने आ गया। उसकी सूरत देखते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शाम सिंह था। उस रात तुम बच गए थे। शाम सिंह मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, गलती मेरी थी कि मैंने अपने हवास पर काबू नहीं रखा था और मेरा ही साथी मेरे हाथों मारा गया और फिर तुम गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गए। हम पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते रहे लेकिन तुम लोगों का पता नहीं चला। वो तो रत्ना की अकल काम कर गई जिसने बताया कि तुम्हारी ये दोस्त मायावती भी नर्स है। हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ कहीं ले गई हो और इसकी कोई दोस्त जानती हो कि ये तुम्हें कहाँ ले जा सकती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हमने कई नर्सों से मालूम किया, सबने यही कहा कि हो सकता है मायावती तुम्हें साथ लेकर अपने गाँव चली गई हो। सिर्फ एक नर्स ने ये इंकशाफ किया कि मायावती का यहाँ कोई खुफिया ठिकाना भी है या वो वीकेंड गुजारती है। ये बात आज ही हमें मालूम हुई थी। आज हमने मायावती के फ्लैट पर हल्ला बोल दिया। फ्लैट में इसके साथ रहने वाली लड़की पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन 2 हाथ पड़ते ही उसने जबान खोल दी। उस लड़की के कहने के मुताबिक मायावती हर वीकेंड पर गायब हो जाती थी। उसने मायावती से कई मरतबा पूछा कि वो वीकेंड पर कहाँ जाती है, मगर उसने कभी कुछ नहीं बताया। उस लड़की को शुबा था कि मायावती वीकेंड अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ गुजारती है। तजस्सुस किया तो मजबूर होकर एक रोज उसने मायावती का पीछा किया और इस मकान को देख लिया, लेकिन उसे बड़ी मायूसी हुई कि मायावती वीकेंड किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि इस मकान में तनहा रहकर गुजारती है। इस तरह हमें भी इस मकान का पता चल गया, लेकिन वो लड़की अब किसी और को इस मकान के बारे में नहीं बता सकेगी। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो, हम मोहतात रहने के आदी हैं, शाम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो श्रृंगा से कहा था कि वो इस लड़की का माकूल बंदोबस्त कर दे ताकि वो किसी और के सामने जबान ना खोल सके, लेकिन उसका हाथ कुछ ज्यादा ही भारी है। इसे सिर्फ चंद सेकंड उसके गले पर हाथ रखा था। अगर वो लड़की सांस लेना भूल गई हो तो मेरे ख्याल में इसमें श्रृंगा का भी कोई कसूर नहीं था। मैं काम कर रह गए एक बेगुनाह लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन इन लोगों से रहम की तवक्को नहीं थी। दूसरों की जिंदगियों से खेलना इनके लिए हावी थी। मामूली सी बात पर किसी को मौत के घाट उतार देना इन जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली बात थी। देखो शाम सिंह, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हें मेरी तलाश थी, मैं तुम्हें मिल गया।
मायावती का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना तो जानती है कि मैं कौन हूँ, इसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी खेल खेलना है मेरे साथ खेलो, इसे जाने दो। तुम्हारे साथ तो हम किसी और तरह निपटेंगे, खेल तो इसके साथ खेला जाएगा, श्याम सिंह ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी ऐसी लड़की आसानी से हाथ आ जाए तो इससे दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। आसानी से भी क्यों, हम तो बड़ी जिद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं चलने में श्याम सिंह की तरफ देखता रहा। होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट होने के बावजूद उसके चेहरे पर दरिंदगी नुमाया थी। जनरल खुराट ने बहुत दूर तक तुम्हारा पीछा किया था, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम सिंगापुर पहुंचकर फरार हो गए। तुम जिस जहाज पर सफर कर रहे थे वो हिंदुस्तान में किसी जगह गिरकर तबाह हो गया। चंद मुसाफिर जिंदा बचे थे और तुम उनमें नहीं थे। जहाज के तबाह होने से बहुत से लोग जिंदा जल गए थे, जिनकी लाशें भी शिनाख्त नहीं हो सकी, और ये फर्ज कर लिया गया था कि तुम भी मर जाने वालों में शामिल हो गए हो। लेकिन उस रात रेस्टोरेंट में तुम्हें देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन तुम जैसे लोग आसानी से नहीं मरते। तुम वह शख्स हो जो गोल्डन ट्रायंगल से जिंदा बचकर निकल गए थे। बर्मा और चीन तक तुम्हारा पीछा किया गया, तुम पर बार बार हमले होते रहे और तुम हर बार बचते रहे। तुम वाकई बहुत ढीठ आदमी हो। हवाई जहाज के हादसे में भी बच गए। तुम्हें शायद किसी तरह पता चल गया था कि हम लोग नेपाल में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम फौरन यहाँ पहुंच गए। तुम्हें जनरल खुराट की ताकत का अच्छी तरह अंदाजा है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आज तक उसका रास्ता नहीं रोक सकी, तो तुम क्या तीर मार लोगे। गोल्डन ट्रायंगल में एक लेबॉर्ट्री तबाह करके फरार हो जाने का ये मतलब नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारी मौत अब तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ फहमी है, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। मैं तो नेपाल में किसी और मकसद से आया था, लेकिन ये महज इत्तफाक है कि तुमसे सामना हो गया। जिस तरह थाईलैंड में जनरल खुराट को मेरे हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसी तरह उसे यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। जनरल खुराट को तो अभी तक हमने तुम्हारे बारे में इतला भी नहीं दी, श्याम सिंह ने कहा। चांगली का ख्याल है कि जनरल खुराट को तुम्हारे बारे में इतला देने की बजाय तुम्हारा सर प्लेट में सजाकर उसके सामने पेश किया जाए तो वो ज्यादा खुश होगा। इसलिए हमने अभी तक चांगली कौन, मैंने उसे टोक कर उलझी हुई नजरों से उसे देखा। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा था। तुम शायद चियांग साइन के उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को भूल चुके हो जो वहाँ जनरल खुराट के लिए काम कर रहा था, श्याम सिंह ने जवाब दिया। वो रेड के दौरान में पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया था, लेकिन रिश्वत देकर फरार हो गया। जनरल खुराट अपने वफादार को मायूस नहीं करता। जनरल ने उसे नेपाल के मिशन का चीफ बनाकर यहाँ भेजा है। मैं जब तुम्हें उसके सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगा। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मैंने बातों ही बातों में उसे ये उगलवा लिया था कि यहाँ उनके साथ कोई तीसरा आदमी नहीं था और उन्होंने किसी और को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने श्याम सिंह के दूसरे साथी की तरफ देखा। वो अब भी मायावती को गिरफ्त में लिए हुए था और उसके खंजर की नोक मायावती के गाल में चुभ रही थी। मायावती मेरी वजह से पहले बहुत तकलीफ उठा चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई और नुकसान उठाना पड़े। मेरी नजर उस शख्स के खंजर वाले हाथ पर जम गई। वो शख्स अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां खंजर के दस्ते पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी। उसकी मुट्ठी खुलती जा रही थी। मुझे उस तरफ मुतवज्जो पाकर श्याम सिंह ने भी उस तरफ देखा और एकदम चीख उठा, क्या कर रहे हो सुरंगा? खंजर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। सुरंगा को एक जुड़जुड़ी सी आ गई। उसी लय में उसकी मुट्ठी पूरी तरह खुल गई और खंजर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही मायावती भी तड़प कर उसके शिकंजे से निकली और झुककर खंजर उठा लिया। इससे पहले कि मैं या श्याम सिंह कुछ समझ सकते, मायावती ने खंजर का एक भरपूर वार किया। खंजर सुरंगा के पेट में महफूज हो गया। श्याम सिंह भी जैसे होश में आ गया, लेकिन उसके पूरी तरह संभलने से पहले ही मैं अपनी जगह पर उछला। मेरी किक उसके खंजर वाले हाथ पर लगी। खंजर उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ते हुए सोफे के पीछे गिरा। श्याम सिंह एकदम बदहवास हो गया, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे उसे किक्स मारता रहा। श्याम सिंह ने एक मरतबा मौका पाकर बाहर की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने उसे दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने दिया और उसे एक मरतबा फिर किक्स पर रख लिया। दूसरी तरफ मायावती ने खंजर के पे दर पे वार करके सुरंगा को बुरी तरह घायल कर दिया। मुझे हैरत थी कि मायावती में अचानक इतना हौसला और इतनी ताकत कैसे आ गई थी, लेकिन ये सच है कि किसी बात का खौफ जब हद से बढ़ जाता है तो वो एक अनजानी कुव्वत में बदल जाता है। मैंने श्याम सिंह को उठाकर पूरी कुव्वत से पटक दिया। उसका सर दीवार से टकराया और वो चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। मैंने एक पैर उसके सीने पर रख दिया और उसका पैर पकड़कर टांग सीधी उठा दी। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि चांगली कहाँ है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अलबत्ता ये जरूर जानना चाहूंगा कि देशमुख कहाँ है। मैंने उसकी टांग को झटका देते हुए कहा, मैं किसी देशमुख को नहीं जानता। श्याम सिंह कहा, तुम जानते हो। मैंने टांग को एक और झटका दिया। वही देशमुख जो रवि के पास इंडिया से आया हुआ है और उसके साथ एक औरत भी है। ओह, वो मीठी देवी के एक बंगले में है, उसने कराते हुए जवाब दिया। पूरा पता बताओ। मैंने उसकी टांग को एक और झटका दिया। श्याम सिंह चीख उठा और फिर उसने बंगले का पता भी बता दिया।
करीब उन एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर इमिग्रेशन ऑफिस से जरा पहले बाईं तरफ एक सड़क मुड़ती है। उसी सड़क पर बुद्ध का एक छोटा सा स्तूपा है। उस स्तूपा के सामने गली में दाईं तरफ तीसरा बंगला है। उसका गेट सफेद और सुर्ख रंग का है। देशमुख उस औरत के साथ वहीं छुपा हुआ है। उसके साथ कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। एक, सिर्फ एक, सैम सिंह ने जवाब दिया। मैंने एक जोरदार झटका देते हुए उसकी टांग छोड़ दी और बड़ी तेजी से झुककर उसकी कनपटी पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। सैम सिंह कराकर एक तरफ उलट गया। मुझे यकीन था कि वो कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। मैं लपक कर मायावती के करीब पहुंच गया। वो एक तरफ बैठी हाँप रही थी। खंजर उसके हाथ में था और उसका लिबास भी खून आलूद था। सिंगा कालीन पर बेसुर हरकत पड़ा था। उसके जिस्म पर 2-3 जगहों से खून बह रहा था। मैंने मायावती के हाथ से खंजर छीन कर एक तरफ फेंक दिया और उसे वहां से उठाकर कमरे में ले गया। लगता था जैसे वो अपने हवास खो बैठी हो। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह हो रहा था। तासरात से आ रही, तुम यहाँ बैठो, मैं उन लोगों को देख लेता हूँ। मैंने मायावती को बेड पर बिठाना चाहा तो वो चीखते हुए मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी। उसने पता नहीं किस तरह हिम्मत करके सुरंगा पर खंजर से पे दर पे वार किए थे, लेकिन एक बार फिर खौफ ऊद कर आया था। वो मर गया, मैंने उसे मार दिया। वो अगलाई। वो मरा नहीं, जिंदा है। मैंने उसका कंधा थपथपाया। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने से अलग हटाकर बेड पर लिटा दिया और कमरे से बाहर आ गया। सुरंगा भी जिंदा था। वो खून में तर था और उसके चारों तरफ भी खून बिखरा हुआ था। मैं चंद में सूरत-ए-हाल का जायजा लेता रहा। फिर मेरी समझ में एक बात ही आई। मेरी जेब से बरिंद्रा का दिया हुआ कार्ड निकाला और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी। मिस्टर बरिंद्रा अभी अभी आए हैं, मसरूफ है, आप नंबर दे दीजिए, वो फारिग होंगे तो मैं पैगाम दे दूंगी। उसने मेरी बात सुनकर कहा, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। मैंने कहा, उनसे कहना इमरजेंसी है, जल्दी फोन करें। मैंने नंबर भी लिखवा दिया और फोन बंद कर दिया। ठीक 5 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठा लिया। इंस्पेक्टर आजम खान की आवाज मेरी समाज से टकराई। क्या बात है वजदान, खैरियत? गड़बड़ हो गई है खान साहब, मैंने कहा और फिर उसे तफसील बता दी। ओह, वो बोला, कहाँ हो तुम? मुझे पता बताओ, हम फौरन वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने उसे इस मकान का पता समझा दिया और फोन बंद करके मायावती के कमरे में आ गया। वो बेड की पट्टी पर गुमसुम बैठी थी। मैंने बरिंद्रा को फोन किया था। मैंने उसे मुतवज्जो करते हुए कहा, इंस्पेक्टर खान से मेरी बात हुई है, वो लोग कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मायावती कुछ कहने की बजाय खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। तकरीबन 20 मिनट बाद गली में गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई थी तो मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। एक बरिंद्रा की गाड़ी थी और दूसरी पुलिस की वैन। पुलिस वाले उतरकर इधर उधर खड़े हो गए। मैं बरिंद्रा और आजम खान को अंदर ले आया। बरिंद्रा के 2 मातहत भी अंदर आ गए। सैम सिंह अभी तक बेहोश था। उन्होंने उसके हाथ पुष्ट पर ले जाकर हथकड़ी पहना दी। बरिंद्रा झुककर सुरंगा को देख रहा था। यह अभी जिंदा है, इसे वैन में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा दो और इसे उठाकर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दो। आखिरी जुमला कहते उसने सैम सिंह की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले उन दोनों को उठाकर बाहर ले गए। मैं मायावती को कमरे से निकाल ले आया। वो अब भी खौफ से होले होले कांप रही थी। परेशान मत हो मायावती, बरिंद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ, बल्कि समझो कुछ हुआ ही नहीं। अब आगे जो कुछ होगा उसे हम संभाल लेंगे, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आजम खान ने कहा। अगर तुम चाहो तो कल से हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकती हो। मेरा ख्याल है अभी ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, मैंने कहा। यहाँ आने से पहले सैम सिंह और सुरंगा मायावती की एक दोस्त को भी गला घूंटकर मौत के घाट उतार चुके हैं। उसकी लाश शायद अब भी फ्लैट में पड़ी होगी या मुमकिन है उस इलाके की पुलिस को उसका पता चल गया हो। ओह, बरिंद्रा उछल पड़ा। ये कब की बात है और फ्लैट कहाँ है? सैम सिंह ने मुझे उस लड़की के बारे में जो कुछ बताया वो मैंने बरिंद्रा को बता दिया। उसने मायावती से फ्लैट का पता दरियाफ्त किया और बोला, ठीक है, हम देख लेते हैं, तुम 1-2 दिन यहीं रहकर आराम करो। वो लोग चले गए। मैं उनके साथ गेट तक आया था। गली में कुछ लोग जमा हो गए थे। 1-2 आदमियों ने सूरत-ए-हाल मालूम करना चाहिए तो बरिंद्रा ने यह कहकर उनकी तसल्ली कर दी कि इस घर में डाकू घुस आए थे और बरवक्त इतला मिलने पर कार्रवाई करके उन्हें पकड़ लिया गया है। उनके जाने के बाद मैं गेट बंद करके अंदर आ गया। सबसे पहले मायावती के खून आलूद कपड़े तब्दील करवाए और फिर लाउंज वाले कमरे से कालीन उठाकर बाहर डाल दिया और फर्नीचर पर खून के धब्बे साफ करने लगा। ये सब कुछ इस कदर अचानक और उजलत में हुआ था कि मुझे खुद हैरत थी। रात 2 बजे के करीब हम उस काम से फारिग हुए। मेरे किचन में जाकर खुद काफी बनाई और 2 मग लेकर मायावती वाले कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अब भी सनसनी के तासरात नुमाया थे। उसने काफी का मग पकड़ा तो हाथ भी होले होले कांप रहे थे। मैं उसकी तसल्ली के लिए बातें करता रहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मामला बरिंद्रा और आजम खान के हाथ में है, वो खुद ही निपट लेंगे। 1 घंटे बाद जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मायावती ने मुझे रोक लिया। मैं कमरे में अकेली नहीं रहूंगी, मुझे डर लग रहा है, वो बोली। डर किस बात का? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने कहा। लेकिन ठीक है, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं अपना बिस्तर भी यहीं ले आता हूँ।
मैं दूसरे कमरे से अपना बिस्तर ले आया और बेड के करीब कालीन पर बिछा दिया। मायावती इसरार करती रही कि मैं पलंग पर लेट जाऊं, वो नीचे बिछाए हुए बिस्तर पर लेट जाएगी, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर लेट चुका था। मुझे नींद सुबह 4 बजे से पहले नहीं आ सकी। अगला दिन खामोशी से गुजर गया। अखबार में सुरेंगा और सैम सिंह के बारे में कुछ नहीं छपा था। उन दोनों की गिरफ्तारी को राज में रखा गया था। गुज़िश्ता रात सुरेंगा से धींगा मुश्ती से मायावती के सीने में एक बार फिर तकलीफ शुरू हो गई थी और मुझे एक बार फिर उसके सीने पर मरहम की मालिश करनी पड़ी थी। वो पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। मैं जरूरत की चीजें लेने के लिए सिर्फ एक मरतबा घर से बाहर निकला था। उसके बाद मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। रात 10 बजे के करीब आजम खान पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। क्या? देशमुख का पता चल गया है। वो मैती देवी के इलाके में एक मकान में छुपा हुआ है। शोभा भी उसी के साथ और उसके साथ सिर्फ एक आदमी है। मैंने कहा। ओह, आजम खान चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। तो तुम्हें भी पता चल गया है? मैंने कल रात ही सैम सिंह से मालूम कर लिया था, मैंने जवाब दिया। आपके आने से पहले मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि अब मुझे उस मकान पर हल्ला बोल देना चाहिए। मैं भी यही सोचकर आया था, आजम खान ने कहा। मुझे सैम सिंह ने आज सुबह बताया था। मैंने फौरन ही एक आदमी को मैती देवी में उस मकान की निगरानी के लिए भेज दिया था। मैं खुद भी अभी उस तरफ से होकर आया हूँ। देशमुख उसी मकान में रोपोश है। वो एक मरतबा भी घर से बाहर नहीं निकला। अलबत्ता एक नेपाली को 2-3 मरतबा मकान में आते जाते देखा गया है। मकान की निगरानी करने वाले ने उसे पहचान लिया है। वो रवि का आदमी है। आज दिन में आप लोगों ने क्या किया? मैंने पूछा। सैम सिंह के किसी और आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, आजम खान ने नफी में सारी लाया। उसने अभी तक जबान नहीं खोली। उसका एक और साथी भी यहाँ मौजूद है, चांगली। मैंने कहा। वो थाईलैंड के एक साबिक पुलिस ऑफिसर है। ड्यूटी पर रहते हुए भी वो जनरल खोराट के एजेंट की हैसियत से काम करता था और रिटायर होने के बाद भी उसके लिए खिदमात अंजाम देता है। ऐसे बेज़मीर लोग अपने मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाटते रहते हैं। चांगली बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ रवि और नागपाल से उन लोगों के राब्ते हैं। नागपाल से शायद उसका कोई मुआहदा भी हुआ है। कैसा मुआहदा? आजम खान ने पूछा। जनरल खोराट उन्हें बरसरे इक़्तिदार आने में मदद दे रहा है और नागपाल उसके बदले में उन्हें पोस्ट की काश्त वाले इलाकों में काबिज होने का मौका देगा। इस इलाके में ईरवन तैयार करने की 2-3 फैक्ट्रियां पहले ही काम कर रही हैं। जनरल खोराट उन लोगों को बेदखल करके अपनी जदीद तरीन फैक्ट्रियां लगाना चाहता है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? आजम खान ने मुझे घूरा। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा। सैम सिंह ने तुम्हारे सामने अभी तक जबान नहीं खोली, लेकिन मैं गुज़िश्ता रात उससे बहुत कुछ उड़वा चुका हूँ। आपको यहाँ इसलिए भेजा गया है कि नेपाली सरकार के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसे नाकाम बनाया जाए। मैं यहाँ की सियासत को नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर नागपाल की कुव्वत तोड़ दी जाए तो ये साजिश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना ख्याल रहे कि नागपाल को जनरल खोराट जैसे शख्स की पुष्टपनाही हासिल है। उसे इस खित्ते पर कब्जा जमाने के लिए अपने खजाने के मुंह खोल रखे होंगे और आप जानते हैं दौलत में कितनी ताकत होती है। मुझे इन मुश्किलों का एहसास है, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि बुराई ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकती, आजम खान ने कहा। यहाँ नागपाल जैसे जहरीले नाग हैं तो बरिद्रा जैसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे यकीन है हम बहुत जल्द उन पर काबू पा लेंगे, इंस्पेक्टर आजम खान ने कहा। देशमुख की तरफ किस वक्त चलना है? मैंने सर मौजू पर आते हुए कहा। अभी चलते हैं, आजम खान ने घड़ी देखते हुए कहा। मैं इसलिए यहाँ आया था कि तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। मैंने यहाँ आते हुए अपने एक आदमी को यहाँ का फोन नंबर दिया था। मुझे एक कॉल का इंतजार है और वो कॉल 11:30 बजे के करीब आई थी। आजम खान ने सिर्फ 2 मिनट बात की और फोन बंद करके खड़ा हो गया। चलो अब चलें, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैंने मायावती को हदायत कर दी कि वो दरवाजा अंदर से लॉक कर ले और मेरी आवाज पहचाने बगैर दरवाजा ना खोले। आजम खान की गाड़ी में इमिग्रेशन ऑफिस बिल्डिंग वाले चौराहे पर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हम उस चौराहे से सीधा आगे निकल गए और स्टूपा से तकरीबन 50 गज आगे जाकर आजम खान ने गाड़ी रोक ली। इस वक्त 12 बजने वाले थे। हम कार से उतरकर वापस आ रहे थे कि एक आदमी स्टूपा से निकलकर हमारे सामने आ गया। वो पिस्सा कामन नेपाली था। वो आजम खान का वही आदमी था जो मकान की निगरानी कर रहा था। थोड़ी देर पहले रवि भी आ गया है, उसके साथ एक लड़की भी है, उस आदमी ने बताया। उसकी गाड़ी गेट के सामने खड़ी है। इसके अलावा कोई और तो नहीं आया? आजम खान ने पूछा। नहीं, उस शख्स ने नफी में सारी ला दिया। इनके सिवा और कोई नहीं है। तुम पिछली गली में चले जाओ, कोई इस तरफ से फरार होने की कोशिश करे तो गोली मार देना, आजम खान ने कहा। वो आदमी पिछली गली में चला गया। मैं और आजम खान सामने वाली गली में दाखिल हो गए। तीसरे बंगले के सामने स्याह रंग की एक कार खड़ी थी। बंगले की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। पहले मैं दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से अंदर कूदा और दीवार के करीब लगे हुए पौधों की आड़ में दुबक गया। 1 मिनट बाद आजम खान अंदर की तरफ कूदा तो बरामदे की तरफ से एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। ए, कौन है उधर? रुक जाओ। उसके साथ ही फायर की आवाज भी गूंज उठी। मैंने बरामदे की तरफ से शोले लपकते हुए देखे। जवाब में आजम खान ने भी गोली चला दी। फायर की आवाज के साथ ही बरामदे की तरफ से चीख की एक खौफनाक आवाज उभरी और एक आदमी धड़ाम से नीचे गिरा।
मैं दौड़ते हुए बरामदे में पहुंच गया। आजम खान की गोली उस शख्स की खोपड़ी में लगी थी और वो फौरन ही खत्म हो गया था। मैंने झुककर उस शख्स के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। फायरिंग की आवाज के साथ ही अंदर खलबली सी मच गई थी और फिर एक खिड़की से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन हम महफूज ही रहे। अंदर जो कोई भी था अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। आजम खान भी बरामदे में पहुंच चुका था। हम दोनों सतूनों की आड़ में खड़े थे। तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, आजम खान ने सरगोशी में कहा और बरामदे से निकलकर दीवार की आड़ लेते हुए तेजी से दूसरी तरफ दौड़ गया। थोड़ी देर बाद अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि उसी लम्हे दरवाजा खुला और अंदर से निकलने वाला शख्स मुझसे टकरा गया। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरा। पिस्तौल भी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मुझसे टकराने वाला शख्स भी मेरे ऊपर गिरा था। मैंने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन वो मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल गया और इससे पहले कि मैं समझ सकता वो शख्स दौड़ते हुए बंगले की कंपाउंड वाल पर चढ़ चुका था। मैंने भी उसकी तरफ छलांग लगा दी। वो शख्स बाहर कूद गया था। मैं गेट खोलकर बाहर निकला तो वो शख्स गली की तारीकी में गायब हो चुका था। उसके दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। मैं बंगले में वापस आ गया। अंदर का मंजर बड़ा सनसनीखेज था। रायदारी में एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके सर और सीने से खून बह रहा था। सर में लगने वाली गोली से उसका बेजा भी बह निकला था। उसके चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। उससे कुछ दूर रत्ना एक कोने में बैठी थी। उसके बदन पर लिबास बराए नामी था। चेहरे पर जर्दी थी और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। मेरी सूरत देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और भी गहरे हो गए। अगर मायावती यहाँ होती तो तुमसे उस रात का बदला जरूर लेती, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। तुमने उसे जो चोट लगाई है वो अब तक झील रही है। शुक्र करो वो इस वक्त यहाँ नहीं है। रत्ना ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होंठ थर थरा कर रह गए। मैं आजम खान की तरफ मुतवज्जो हो गया जो रायदारी के ऐन सामने लाउंज में फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो औरत कहाँ है? मैंने एक बार फिर घूरती हुई नजरों से रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया और जब मैं दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। सामने बेड पर शोभा पड़ी हुई थी। वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। रुखसार पिचके हुए और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। चंद हफ्ते पहले तक वो कितनी शानदार औरत थी और अब नुजड़ कर रह गई थी। उसने हल्के नीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। मुझे देखकर उसकी आंखें भीग गई। उसकी हालत देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी और फिर मैं तेजी से कदम उठाते हुए उसके करीब पहुंच गया। उसने दोनों हाथ उठा दिए। मैं उससे लिपट गया। उसने मुझे अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। शुभा को इस हालत में देखकर न जाने क्यों मुझे थाई याद आ गई और फिर बेइख्तियार मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। शुभा ने कुछ देर मुझे अपने सीने के साथ भींचे रखा, फिर मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और जब मैं सीधा हुआ तो चादर से बिल्कुल निकला हुआ उसका बरना बाजू देखकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। बाजू पर कई ऐसे निशान नजर आ रहे थे जैसे मुतअद्दिद इंजेक्शन लगाए गए हों। मैंने उसका दूसरा बाजू उठाकर देखा, उस पर भी ऐसे ही निशानात थे और फिर मेरे लिए इंकिशाफ बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि उसे दिन में 2 मरतबा मार्फिन और पैथीड्रीन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। गोल्डन ट्राइंगल में थाई के साथ भी यही होता रहा था। उसे ईवन इस्तेमाल कराई जाती थी। मैंने उसे उठाना चाहा तो चादर हट गई। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। मैंने चादर उस पर डाल दी और कमरे में इधर उधर देखने लगा। शुभा मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। उसने कुछ कहे बगैर एक अलमारी की तरफ इशारा कर दिया। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। उसमें मर्दाना कपड़ों के साथ 2-3 जनाना जोड़े भी टंगे हुए थे। मैंने एक जोड़ा हैंगर से उतार लिया। तुम खुद पहन लोगी या? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। शुभा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा। रत्ना भी कोने में सिमटी बैठी थी। आजम खान अब भी फोन पर बात कर रहा था। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ आ गया। ये कौन है? मैंने लाश की तरफ इशारा किया। रवि, आजम खान ने जवाब दिया। बाहर बरामदे में जो शख्स आजम खान की गोली से हलाक हुआ था वो नेपाली था, जिसका मतलब था कि जो शख्स फरार होने में कामयाब हुआ था वो देशमुख था। आजम खान का वो आदमी जिसे बंगले की पिछली तरफ भेजा गया था वो भी अंदर आ चुका था और बरामदे वाले दरवाजे के करीब खड़ा था। मैंने बरीदरा को फोन कर दिया है, वो फोर्स लेकर पहुंचने वाला होगा, आजम खान ने बताया। फिर बोला, वो कहाँ है? मेरा मतलब है शुभा उस कमरे में है। मैंने उसका मतलब समझते हुए जवाब दिया। उसकी हालत बेहतर नहीं, उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल भिजवाना पड़ेगा। बरीदरा आता है तो उसका बंदोबस्त करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि देशमुख निकल जाने में कामयाब हो गया, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? आजम खान ने कहा। फिर कोने में बैठी हुई रत्ना की तरफ देखने लगा। चलो उठो, कपड़े पहनो, अभी तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ पहुँचने वाले हैं। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? उस कमरे में, रत्ना ने एक तरफ इशारा किया और जब दूसरे कमरे में दाखिल होकर रत्ना ने दरवाजा बंद करना चाहा तो आजम खान बड़ी तेजी से दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। उसके फौरन ही बाद मुझे रत्ना की चीख की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया और फिर ये बात मेरी समझ में आ गई कि आजम खान ने रत्ना के पीछे कमरे में छलांग क्यों लगाई थी।
कमरे की अगबी सम की खिड़की खुली हुई थी और गालबन रत्ना ने उस तरफ से भागने की कोशिश की थी। आजम खान ने दरवाजा खुला ही रहने दिया था। रत्ना थप्पड़ खाने के बाद एक बार फिर थर थर कांपने लगी। उसने कपड़े पहन लिए और आजम खान के इशारे पर एक तरफ बैठ गई। मेरी शुबा वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, वो भी कपड़े पहन चुकी थी और बिस्तर पर पड़ी हाँप रही थी। मैं उसके करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोला, तुमने बहुत कष्ट उठाया है शुभा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुभा ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होंठ थर थरा कर रह गए। आजम खान भी अंदर आ गया। उसने 1-2 मिनट शोभा से बात की और फिर बाहर निकल गया। मजीद 15 मिनट गुजर गए। बाहर गली में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होने की किसी ने जुरात नहीं की थी। और फिर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर आजम खान बरामदे में चला गया। उसके साथी ने बाहर का गेट खोल दिया। बरिंदरा और कई पुलिस वाले अंदर आ गए।